सभी साथियों का आज पुनः स्वागत करता हूं सुरेंद्र सिंह बोहरा यूट्यूब चैनल में। कुछ अलग अंदाज, कुछ अलग मूड, पीछे की वही वादियां, वही सुरेंद्र सिंह बोहरा, लेकिन आज थोड़ा सा केस अलग है। केस क्या है, जैसा कि आपने अभी 2-3 दिन की चर्चाएं देख ली हैं। 14 जुलाई का डिसीजन भी आपने NIOS DLED का सुन लिया है। अब आने वाले 19 जुलाई को बीएड ब्रिज कोर्स का है, तो बहुत सारे जो हमारे ग्रुप में जुड़े हैं, सफलता एक कदम सफलता की ओर और बीएड ब्रिज कोर्स, तो उसमें तमाम तरीके के कमेंट आए हैं कि उनने कहा सब लोग जो हैं NIOS DLED की बात कर रहे हैं, ब्रिज कोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो साथियों, अपने चैनल के माध्यम से मैंने कोई भी दिन ऐसा नहीं है जहां मैं आपके साथ इंटरेक्ट नहीं हुआ हूं या आपके साथ कहीं भी कनेक्टिविटी ऑफ हुई हो, कनेक्टिविटी कट ऑफ हुई हो, कटी हो। मैंने लगातार आप लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनाए रखी, वीडियो के माध्यम से हो या अन्य तरीके से हो। मैं लगातार कुछ न कुछ प्रतिक्रिया ज़रूर करता था। उन दूर दराज जो दुर्गम क्षेत्रों में, रिमोट एरियाज़ में जो लोग हमारे साथी रहते हैं, जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, बीएड तक पहुँचे, आपने देखा होगा कि सभी के जीवन में एक बड़ा बदलाव इस समय देखने को मिल रहा है। क्योंकि हम लोग 6-6 किलोमीटर पैदल जाते थे, पहाड़ के वो आड़े तिरछे रास्ते से, पट्टीदार रास्ते से, जो रास्ते होते हैं हमारे सर्पिलाकार रास्ते होते हैं, उन रास्तों से दौड़ते हुए, कूदते फांदते हुए इंटर तक की पढ़ाई हम लोग पहाड़ों में करते थे। बहुत सी जगह ऐसी होती हैं कि लोग प्लान दर प्लान अपनी पढ़ाई में भी करते रहे उन गाँव से। जो 5 तक जो है कि गांव के विद्यालय में प्लान करते थे, फिर जो 6 से 8 तक किसी दूसरे गांव में विद्यालय होता था, और 9-10 यानी कि जो है कि माध्यमिक की पढ़ाई जो है कि किसी दूसरे विद्यालय में करते थे। क्योंकि माध्यमिक तक स्कूल होते थे, इंटर कॉलेज थोड़ा सा बड़े बड़े शहरों में होते थे, जहाँ शहर जैसा, ब्लॉक जैसा, विकासखंड जैसा। तो ऐसे जगहों से पढ़ाई करते हुए हम लोग निकले हुए हैं। हमारे संघर्ष को ना सरकार देख रही है और ना ही विभाग देख रहा है। क्योंकि देखिए, एक चीज़ होता है कि सबसे बड़ी चीज़ होता है कि एक एक्सपेक्टेशन होता है लोगों के अंदर, जो एक विचार होता है, एक भावनाएं होते हैं कि भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। एक्सपेक्टेशन का हनन भी एक कहीं न कहीं जो है कि एक विधिक मोरल की बात करता है। तो एक विधिक राइट है, यानी कि कानूनी राइट है कि हम लोग बड़ी उम्मीदों के साथ टेट निकालते हैं, बीएड करते हैं, सोचते हैं कि एलटी तो में हो ही जाएगा, प्रवक्ता में तो हो ही जाएगा, प्रवक्ता में नहीं होगा तो प्राइमरी में तो हो ही जाएगा। समय समय पर जो है कि सेवा नियमावली में संशोधन होता है, भर्ती नियमों में संशोधन होता है। कभी जो है ग्रेजुएशन 50% की बात आती है, फिर वो जो है कि कोर्ट कचहरी के माध्यम से जो है कि 50% वाले सोचते हैं कि हम लग जाएं, 45% वाले सोचते हैं कि हमारा हनन हो गया, 40% वाले वो कहते हैं हमने जो है कि ग्रेजुएशन में तो हमारे 50%। तो तमाम तरीके के ये संशोधन समय समय पर देखते रहते हैं। कहीं न कहीं इन सब का, ये जो भी चीज़ें होती है, सब जो भी पॉलिसी सरकार की बनती है, जो भी पॉलिसी विभाग की बनती है, उस सब का शिकार जो है कि बेरोजगार होता है। कोई जो है कि उनके साथ किसी भी तरीके से भावनात्मक अटैचमेंट नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके अंदर इतना टैलेंट होता है तो एलटी निकालते, प्रवक्ता निकालते। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं, देखिए कट ऑफ जो मेरिट की कट ऑफ जाती है उस लेवल पर होते हैं, लेकिन वो जो है कि मेरिट लिस्ट में क्वालिफाइड नहीं होते। यानी कि जो कट ऑफ जाती है जर्नल तक की, मान लिया जाए 55% तक गई है, तो 55% आदमी के 55% होते हैं, लेकिन वहाँ जो है कि 55% कट ऑफ दिए हैं, लेकिन 56 वाले का होता है, 55 वाले का नहीं होता। जनरल कैंडिडेट में ऐसा भी हो जाता है। फिर उसके बाद, क्योंकि वहाँ पर जो पदों की संख्या होती है वो मिनिमम होती है, जैसे आप लोग कहते हो ना कि इतने टैलेंट हो, तो पदों की संख्या मिनिमम होती है। अभी आपने देखा कि लगभग
2600-2700 पद प्राथमिक के हैं। तो जिन लोगों ने भी आवेदन कर रखा है, तो आवेदन का एक सीरियल है, क्रम आपने देखा होगा, आवेदन का सीरियल क्रम देखा होगा, वो हमारा 7-7 हज़ार में है। 14,000 आवेदन हुए, 7,000, 8,000, 9,000 ऐसे करके हैं। तो आप देखिए कि कहाँ, देखिए होड़ कितनी है, दौड़ कितनी लंबी है, कि कहीं आपको रास्ता नज़र आता है। देखिए इसकी सबसे बड़ी बात होती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ, स्किल होनी चाहिए बंदे के अंदर। तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, क्या हमारे अंदर स्किल नहीं थी? जो उत्तराखंड में पैदा होता है, जो भी बच्चा पैदा होता है, उसके अंदर कुछ न कुछ स्किलें जन्मजात होती हैं, लेकिन कहीं उन स्किलों को दिखाने का मौका आपकी सरकार ने, आपके प्रशासन ने, आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको दिया? कोई भी स्किल, कि स्किल होनी चाहिए कहते हैं ना, उन्होंने कहा स्किल होनी चाहिए। तो आपके अंदर जो टैलेंट है, जो नेचुरली टैलेंट है, मान लिया जाए एक चीज़ है कि किसी व्यक्ति को घास काटना आता है, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, घास काटना आता है तो वो अच्छा पशुपालन कर सकता है, लेकिन सरकार ने जो है कि क्या उसे डेयरी उद्योग में, पशुपालन उद्योग में स्किल दिखाने का मौका दिया? नहीं। वो बेचारा जो है कि घास काटता है, अपनी एक गाय ही, क्योंकि एक गाय से दूसरी गाय वो नहीं जोड़ पाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो आर्थिक संसाधन है वो मिनिमम है, हमारे पास आर्थिक सपोर्ट नहीं है। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है, ये सोचने वाली बात है कि मैंने कहा वो घास अच्छा काटता है तो उसके अंदर घास काटने की स्किल है, क्योंकि वो पशु पाल सकता है, पशुपालन कर सकता है, लेकिन वो एक गाय से दूसरी गाय नहीं बांध सकता। एक गाय से अपना गुजारा हो सकता है, दूसरी गाय जोड़ने के लिए उसके पास पैसा नहीं, जिससे वो दुग्ध का, डेयरी का उद्योग कर सके। तो आपको स्किल, मान लिया जाए मुझे तैरना अच्छा आता है, लेकिन मेरे यहाँ ऐसे संसाधन नहीं है कि जो मैं तैराकी के फील्ड में जा सकूँ, क्योंकि स्कूल में ऐसे स्विमिंग पूल नहीं है, और जो मतलब हमारी जो ब्लॉक स्तर की कोई ऐसी स्विमिंग प्रतियोगिता नहीं होती। स्कूल में जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, जो अभी आपकी रैलियां होंगी, स्कूल के अंदर जो है कि संकुल स्तर की रैलियां होंगी, ब्लॉक स्तर की रैलियां होंगी, तो उनमें ऐसा कुछ नहीं होगा वहाँ। ठीक है, अगर छोटा सा रस्साकशी करवा देंगे, कबड्डी करवा देंगे, दौड़ करा देंगे, उसके बाद कोई ज़रूरी कंपटीशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, उनके यहाँ वो पर्याप्त नहीं होते। एक दिन दौड़ने के लिए उन्होंने कहा बच्चों एक हफ्ते तैयारी कर लो तो आप दौड़ लो, क्योंकि संकुल में हम बच्चे जा रहे हैं तो आप लोगों ने भी निकलना है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं होता है, चाहे स्पोर्ट्स की बात कर लें। तो यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट ने, आपके उत्तराखंड प्रशासन ने और आपके भारत सरकार ने, जो भी आपके नीति नियंता हैं, उन्होंने आपके किसी भी स्किल को दिखाने का मौका आज तक नहीं दिया, चाहे वो स्कूल स्तर पर हो या जो है बड़े स्तर पर। अभी देखिए, अभी सरकार के पास मान लिया जाए 35+ के लिए कोई योजना नहीं है। सरकार के पास, देखिए सरकार के पास 35 तक के जो हैं युवा हैं, लेकिन जो कंपनियों में है 27-28 साल तक के रोजगार हैं। जो बाकी बेरोजगारी क्या 35 साल से ऊपर के लोगों के पास नहीं होती है, 50 साल से नीचे नहीं होती है। सरकार के पास ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो 35 से प्लस हैं, 60 से नीचे हैं, कि वो लोग भी अपना रोजगार चला सकें, वो भी रोजगार कर सकते हैं? वो क्या काम नहीं करते हैं? हमारे यहाँ तो 80-80 साल के लोग भी काम कर रहे हैं, 80-80 साल की आमाएँ भी घास काटने जा रही हैं, गाय पालती हैं। ये आप भी देखते हो, मैं भी देखा, मैं भी उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, आप भी उत्तराखंड के रहने वाले हैं। आप देखिए कि जो 80 साल की आमाएँ हैं, 80 साल के बुबू हैं, वो घट पिसा के लाते हैं, चक्की पिसा के लाते हैं, ठीक है, घास काटते हैं, गोबर निकालते हैं, पशुओं को चारा देते हैं, कई चीज़ें होती हैं, चाहे वो गढ़वाल क्षेत्र में हो, कुमाऊँ क्षेत्र में हो। लेकिन क्या वो उनकी दिनचर्या नहीं चलती? क्या वो आर्थिक संसाधन अपने लिए नहीं जुटा रहे हैं? क्या उनको काम की ज़रूरत नहीं पड़ती? घर का काम तो करते ही हैं, लेकिन उनको, उनके अंदर स्किल नहीं है। आप उनको वयस्क करके, वरिष्ठ नागरिक करके उनको रिटायर कर देंगे, क्या उनके पेट में रोटी नहीं लगती है? तो सरकार के पास, उत्तराखंड सरकार के पास उन लोगों के लिए क्या योजना है? सिडकुल बना, सिडकुल की बात करता हूँ, सिडकुल बना, सिडकुल में कितने लोग हैं जिनको रोजगार मिला है? अगर देखें स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, 17 साल का लड़का इंटर पास होता है तो एनटीटी ऐप करके एक आता है, 3 साल के लिए ऑटोमोबाइल कंपनियां गुड़गांव की, रुद्रपुर की ले जाती, 3 साल उस बच्चे से काम कराती है,
यानी कि 15-16 हज़ार देते, 3 साल के बाद उस बच्चे को कंपनी से निकाल देते, क्योंकि उसको परमानेंट रोजगार नहीं देते। स्किल डेवलपमेंट के नाम पर हमारे बच्चों के साथ, हमारे युवाओं के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। जो बच्चा इंटर पास करके NTTF करके या गुड़गांव के इतने जो है कि रोजगार कार्यालयों में जो है कि इतने सेवा योजन शिविर लगा रहे हैं, उनमें जो है कि बहुत सारी कंपनी आ रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ 3 साल के लिए ले जा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट के नाम पर बच्चों को 3 साल तो वो बढ़िया सा रोजगार दे रहे हैं, वो चीज़ दे रहे हैं। 3 साल बच्चों के पास होता है, जब उन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट है तो उसके बाद कंपनी उनको बाहर कर दे रही है। तो ये स्किल डेवलपमेंट है। हमारी गवर्नमेंट के पास बच्चों के लिए ये प्लान है, हमारे युवाओं के लिए जो देश का भविष्य है उनके पास ये प्लान हो रहा है। तो अब आप बताइए, क्या उन बच्चों को फिर आगे रोजगार नहीं चाहिए? जो बच्चे आज माँ बाप का सहारा बन रहे थे, 3 साल सहारा बने, 5वें साल तो वो क्या बनेंगे? अब ये हमको देख लीजिए, हम देखिए हमने बड़े सपनों के साथ चले, आज ना हम एक अच्छा बेटा बन पा रहे हैं, ना एक अच्छा भाई बन पा रहे, ना एक अच्छा पति बन पा रहे, ना एक अच्छा पिता बन पा रहे, क्योंकि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते ही रह गए हैं। हमारे तरफ सरकार का कभी ध्यान ही नहीं गया। आप देखिए जितने भी प्रशिक्षित बेरोजगार हैं, उनसे पूछिए क्या आप एक अच्छे पति हैं? नहीं, क्योंकि घर चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, आर्थिक स्रोतों की ज़रूरत पड़ती है। क्या आप अच्छे पिता हैं? आपके बच्चे की रिक्वायरमेंट है, आप अपने बच्चे को वो चीज़ नहीं दिला पा रहे हैं। क्या आप एक अच्छे बेटे हैं? आपके माँ बाप को दवा चाहिए तो आप अपने माँ बाप के लिए दवा नहीं ला सकते हैं। तो ये चीज़ सोचिए। क्या आप एक अच्छे रिश्तेदार हैं? आप अच्छे रिश्तेदार भी नहीं, क्योंकि हो सकता है आपके धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए चारी। आपका कोई रिश्तेदार किसी परेशानी में हो, आपत्ति में हो, आप उसको 5,000 10,000 की सहायता नहीं कर पा रहे हैं, तो आपसे बुरा रिश्तेदार भी कोई नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं सही बात कर रहा हूँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जितना हो सके ये सरकार तक जाना चाहिए, सरकार के नुमाइंदों तक जाना चाहिए, प्रशासन तक जाना चाहिए कि मैं आज सामाजिक बात कर रहा हूँ, कुछ अलग अंदाज में कर रहा हूँ। ब्रिज कोर्स की बात कल कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि कल कर लेंगे। एक जो माँ बाप जो एक बच्चे को जो है कि पढ़ाते हैं, एक बेटी को पढ़ाते हैं, बेटी को अच्छी एजुकेशन देते हैं, नौकरी नहीं लगती है, क्योंकि माँ बाप क्या सोचते हैं कि मैं अपनी बेटी को अच्छा पढ़ा लूँगा, अच्छी जगह नौकरी, बीटेक करा लूँगा, बीएड करा लूँगा, नौकरी लग जाएगी तो अच्छे से शादी हो जाएगी। लेकिन साल दर साल लड़कियों की उम्र निकलती जा रही है, 24, 25, 26 साल तक पहुँच जा रहे हैं। 26 साल होने के बाद जो है ना कोई अच्छा रिश्ता कर पा रहे। जो पैसा था बेटी के एजुकेशन में लगा दिया, चाहे वो जो है कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत का ही उन्होंने जमा कर रखा हो, तो उन्होंने वो बच्ची की पढ़ाई में लगे। तो अब भविष्य में बच्ची की शादी कहाँ से करेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ तो ये चलता है कि निमंत्रण भी चलता है, दावत होती है, खाना आना। दहेज की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि खाने पीने में भी इतनी चीज़ें चली जाती, मेहमानदारी होती है, मेहमान नवाजी होती है, शादी ब्याह समारोह में खर्चे आते हैं। टेंट हाउस का खर्चा है, राशन का खर्चा है, तेल का खर्चा है, सब्जी का खर्चा है, दूसरी चीज़ें, तमाम चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को कौन सोचता है? मैं यही चीज़ कहता हूँ कि सरकार के पास 35 से ऊपर उन बेरोजगारों के लिए क्या योजना है जो प्रशिक्षित बेरोजगार है। उन क्या 50 साल के आदमी को ज़रूरत नहीं है रोज़गार की? ज़रूरत है, लेकिन सरकार के पास स्किल डेवलपमेंट 3 साल के लिए स्किल डेवलपमेंट होता है। ऑटोमोबाइल कंपनियां आ रही है रुद्रपुर की, लड़कों को 17 साल का इंटर पास होता है, 3-3 साल के लिए NTTF के लिए ले जा रहे हैं। तो उनने कहा पहले साल 10,000, दूसरे साल 12,000, 14,000, 3 साल के बाद उनने कहा कि जो है कि कैजुअल में कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो बाहर जाओ, हम इतना नहीं दे पाएंगे। छटनी हो जाती है, वो बच्चे बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है, अब इतना स्कोप है नहीं। लोग जो है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, छोटी छोटी दुकानें चल रही, तो कंपटीशन का ज़माना है, चल नहीं पा रहा है, क्योंकि दुकानों का किराया इतना ही ज़्यादा है कि उन्होंने कहा 10,000 20,000 तो दुकानों का किराया है। वो चाउमीन मोमो भी बेचेगा तो इतना नहीं हो पा रहा पूरा, तो कितना बेच पाएगा भाई साहब? किराया ही इतना है। सोचना, स्वास्थ्य सेवाओं को दीजिए। सरकारी स्कूल बदहाली की तरफ है, सरकारी स्कूल बदहाली की तरफ नहीं होते तो गवर्नमेंट को RT के तहत 25% सीटें प्राइवेट में देने की क्या ज़रूरत पड़ती? आप देखिए ना, गरीबों के लिए वो गवर्नमेंट कहती है कि हमने RT अधिनियम बनाया, RT एक्ट बनाया है, जिसमें 25% गरीब लोगों के लिए कॉन्वेंट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा है, उसका सरकार भुगतान करके। अगर मैं सरकार से पूछूं कि आपने कहा कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पढ़ाई अच्छी है, सभी कुछ दुरुस्त कर दें, हमने सारे मॉड्यूल लगा दें,
ICT के माध्यम से पढ़ाई हो रही है, समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से पढ़ाई हो रही है, तो आपको 25% RT के तहत प्राइवेट स्कूलों में सीटें देने की क्या ज़रूरत है? आप कहिए ना, आप हमारे यहाँ तो सरकारी स्कूलों में प्राइवेट के मुकाबले में पढ़ाई हो रही है, तो सरकार को ये भी तो कहना चाहिए। ये कब कहेगी सरकार? क्योंकि आपके सरकारी विद्यालय में टीचर ही नहीं, 1 या 2 टीचरों से विद्यालय चल रहा है आपका, हमें भी पता है। आपके यहाँ का सिलेबस क्या है? हम तो जाए नर्सरी में LKG में जा रहा है बच्चा, साउंड सीख रहा है, आपके यहाँ क्या सीख रहा है? आप साउंड के नाम में, क्योंकि साउंड पढ़ाने तक बच्चा ही नहीं है वहाँ, तो क्योंकि दूसरी क्लास को भी संभालना होता है। नर्सरी में प्रॉपर साउंड सिखाया जाता है। अभी आपने कहा कि नई एजुकेशन पॉलिसी हो गई है, हमारे यहाँ जो है कि प्ले स्कूल चल गए हैं, आंगनबाड़ी में 8 जगह प्ले स्कूल है। तो आप ये देखिए ना, जिन प्ले स्कूलों को आप चला रहे हैं, आंगनबाड़ी वालों का कितना काम है, आप ये देखिए। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, तो उनमें क्या क्या चीज़ें देखना है, उन्होंने जागरूकता अभियान भी दिखाना है। वो आपके प्ले स्कूल में क्या पढ़ाएंगे? उसके लिए शैक्षिक, जो आंगनबाड़ी में जो शैक्षिक योग्यता है वो मिनिमम 5वीं पास है, मैक्सिमम कुछ भी हो। जो अधिकतर जो है कि 5वीं पास, यानी कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, विडोज हैं, वो लोग आंगनबाड़ी में लगे हैं, कि जिनको सरकार ने जो है कि प्रोत्साहन के रूप में रोज़गार दिया। अधिकतम उनकी क्वालिफिकेशन 8वीं है, बहुत कम लोग हैं जो ग्रेजुएट है। यानी कि जो है कि आप एजुकेशनली उनको ट्रेंड करने, आपने कहा कि हम डाइट में उनको प्रशिक्षण देंगे। 5 पढ़े हुए आदमी को कितना प्रशिक्षण दे लेंगे आप? कितना आप चीज़ करें? आपके यहाँ जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उनकी डिग्रियां जो हैं कि फाइलों में सड़ गई हैं। कितने आवेदन शिक्षा विभाग में हुए हैं, वो शिक्षा विभाग की फाइलों में हम लोगों की डिग्रियां जो हैं कि वो धूल फाँक रही है, उनमें धूल पड़ी हुई है, लेकिन विभाग उन पर कोई कहीं भी संज्ञान नहीं ले रहा है कि वो धूल फाँक रही हैं, उनमें धूल पड़ी हुई है। तो ये चीज़ है ना कि हमारे यहाँ का जो एजुकेशन है, जो आपने देखा है ना कि एक ब्रिटिश एजुकेशन का सिस्टम, लाल फीताशाही आपने पढ़ा होगा। लाल फीताशाही यही थी भाई साहब। आज भी हम उस लाल फीताशाही से बाहर नहीं आ पाए हैं। आपने देखा होगा, शायद मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा वो कौन से, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति थी या किसकी थी, तो उसमें जो है कि रेड टेप करके एक लाल फीताशाही वाला एजुकेशन था। तो कहीं कहा था कि उनने कहा इंडिया की एजुकेशन एक कपबोर्ड में है, कवर्ड में, यानी कि हमारी जो एजुकेशन जो का सिस्टम है ना, वो ब्रॉड नहीं माना गया था, उसको एक अलमारी के रूप में उन्होंने कहा। इंडिया के लोगों की सोच इतनी। आज हमारी डिग्रियों का सरकार वही कर रही है कि जो लाल फीताशाही है, हमारे युवाओं की डिग्रियां, हमारे प्रशिक्षित बेरोजगारों की डिग्रियां धूल झांक रही हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों से फिर रूबरू हूँगा। आपको मेरी बातें कैसी लगी, क्या लगी, ये ज़रूर कमेंट में करें। तब तक के लिए नमस्कार, आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप लोगों के साथ आपकी समस्या को लेकर ज़रूर उपस्थित रहूँगा और आपकी बात हर मंच तक पहुँचाने की, आपकी समस्या मेरी समस्या, मैं आज अपनी समस्या कह रहा हूँ। किसी के लिए कोई बड़ा ऐसा पैकेज नहीं लाया हूँ कि उन्हें क्या टाइप करो कि आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाए, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, ना मेरे पास किसी की ऐसे वो है, किसी का दबाव है। मैं जो बात कह रहा हूँ वो आपकी भी परेशानी है, मेरी भी परेशानी है। ये चीज़ ज़रूर आप समझने का प्रयास करें। तब तक के लिए जय हिंद।